हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ग्रामीण नगरीय सातत्यता को पढ़ेंगे। ग्रामीण नगरीय सातत्यता, जिसे हम ग्रामीण नगरीय संपर्क भी कह सकते हैं, ग्रामीण नगरीय संपर्क सूत्र भी कह सकते हैं। ग्राम और नगर, इन दोनों का परस्पर एक दूसरे पर निर्भर होना, परस्पर सहायता करना, ये हो जाता है ग्रामीण नगरीय सातत्यता। हमने लिखा भी है, ग्राम एवं नगर की परस्पर निर्भरता एवं सहयोग क्या है? ग्रामीण नगरीय सातत्यता या ग्राम नगर सातत्य। ठीक है, तो किस प्रकार से ग्राम नगरों पर निर्भर है, नगर ग्रामों पर निर्भर है, यह हो जाता है ग्रामीण नगरीय सातत्य। अब हम देखें तो पहले तो ऐसा नहीं था कि ग्राम नगर पर निर्भर हो गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ग्राम आत्मनिर्भर थे, नगर अपनी आवश्यकताओं के लिए ग्रामों पर निर्भर थे। ग्राम जहाँ पर सभी प्रकार से उत्पादन होता था, सभी प्रकार से उत्पादन अर्थात मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले उत्पादन, जैसे कृषि, भोजन के लिए। तो वैसे क्या हुआ कि प्रौद्योगिकी के कारण नगरों का विकास हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, और इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ क्या हुआ? नए नए उद्योगों की स्थापना होने लगी। अब उद्योगों की स्थापना होने लगी तो उद्योगों की स्थापना के लिए कच्चा माल, उद्योगों की स्थापना के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? उत्पादन करना है तो कच्चा माल तो लगेगा। कच्चा माल कहाँ से प्राप्त किया जाने लगा? गांवों से प्राप्त होने लगा। तो नगर किस पर निर्भर हो गया? ग्राम पर हो गया। अब यहाँ पर क्या हो गया कि भाई नगर ही ग्राम पर निर्भर नहीं था, नगर की भी कुछ आवश्यकताएं थी। कपड़ा, धागा बनाने का कार्य नगरों में होने लगा, तो धागा बना, कपड़ा बना, और वो कपड़ा वस्त्र जिसे पहनने के लिए, ओढ़ने के लिए या अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए गांव किस पर निर्भर हुए? शहरों की ओर। ठीक है, बड़े बड़े सिंचाई प्रकल्प गांवों में बने और उससे सिंचाई होने लगी। शहरों में पीने के लिए पानी मिलने लगा, और उस सिंचाई प्रकल्प को चलाने के लिए जो पाइप्स या जो संसाधन की आवश्यकता थी, मशीन वगैरह, ये सब कहाँ से प्राप्त हुए? नगरों से प्राप्त हुए। अर्थात दोनों एक दूसरे के सहयोगी है, दोनों का सातत्य है। फिर उसके पश्चात हमारे गेहूँ, चावल, दालें, भोजन की जो जरूरतें हैं, इनके लिए नगर पूर्ण रूप से किस पर निर्भर? ग्रामों पर। और ग्राम इन वस्तुओं को पकाने के लिए जो मसाला होगा, जो ऑयल्स हो गए, या जो कुछ भी चीज़ें, उत्पादन तो खुद करते हैं, परंतु उस उत्पादन का क्या करते हैं? पूर्ण तरीके से निर्माण नहीं करते। जैसे मसाला, उसका उत्पादन तो हो गया, पर उस मसाले का पूरी तरीके से निर्माण नहीं होता। कच्चा मसाला होता है जिसे उद्योगों में काट पीस कर, और जैसे सरसों की खेती हो गई, जगरी की खेती हो गई, तिल की खेती हो गई, मूंगफली की खेती हो गई, उसे बेचा जाता है और उद्योग के द्वारा उसे तेल के रूप में बनाया जाता है, और फिर वो गाँव में सप्लाई होता है, नगरों में सप्लाई होता है। तो इस प्रकार से नगर और ग्राम एक दूसरे पर कैसे क्या हो गए? आश्रित हो गए, एक दूसरे पर निर्भर हो गए। तो ये है ग्रामीण नगरीय सातत्य। अब ग्रामीण नगरीय सातत्य कुछ हम बिंदु देख लेते हैं, जिन बिंदुओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि नगर ग्रामों पर आश्रित है, ग्राम नगरों पर आश्रित है। दोनों के बिना एक दूसरे की कल्पना हम नहीं कर सकते। तो विवाह एवं नातेदारी व्यवस्था। अब विवाह होता है तो क्या विवाह सिर्फ गांव का व्यक्ति है तो वह गांव में ही विवाह करेगा, या किसी दूसरे गांव में ही विवाह करेगा? ऐसा होता है क्या? नहीं, गांव का व्यक्ति तो वह शहर के व्यक्ति से भी विवाह कर सकता है, गांव का वर शहर की वधु से विवाह कर सकता है, शहर की वधु गांव के वर से विवाह कर सकती है। तो विवाह भी गांव और नगरों में होने लगे, जो नगरीय और ग्रामीण सातत्य को दर्शाते। फिर विवाह हो गए तो फिर उनकी नातेदारी भी तो बढ़ेगी। तो विवाह और नातेदारी व्यवस्था ग्रामीण नगरीय सातत्य को दर्शाती है। फिर आर्थिक संबंध, उद्योगों के लिए कच्चा माल कहाँ से? ग्रामों से। फिर गांव के लोगों की जो जरूरत की आवश्यकता है, जो गांव में उत्पादित नहीं होती है, जिनका निर्माण गांव में नहीं होता, वह कहाँ से प्राप्त होगी? शहरों से प्राप्त होगी। तो आर्थिक व्यवस्था, रोजगार के लिए, यदि गांव में रोजगार नहीं है तो लोग शहरों की ओर पलायन करने लगे। फिर शहरों में रोजगार तो है, परंतु उस रोजगार को चलाने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता है, जैसे औद्योगिकरण में, कारखानों में
तो उसके लिए कहाँ पे संपर्क किया जाने लगा, गांव से, और गांव से कच्चा माल बुलाया जाने लगा। फिर उसके पश्चात जाति व्यवस्था। तो जाति, हम जिस जाति के हैं, हम जिस गांव में है, या हमारी जाति हमारे गांव तक ही सीमित है, या हमारी जाति किसी दूसरे गांव तक ही सीमित है, या बाकी गांवों तक ही सीमित है, क्या हम जिस जाति के, उस जाति के लोग शहरों में नहीं है, या शहरों में है तो क्या गाँवों में नहीं है, ऐसा है क्या? नहीं। तो जाति व्यवस्था इतनी विशाल और फैल गई, जाति व्यवस्था हो गई, धर्म व्यवस्था हो गई, संप्रदाय हो गया, तो ये विस्तृत और व्यापक हो गए, जो क्या हो गए, जिसके कारण ये जातियों के भी समूह बने, संगठन बने, और ये एक दूसरे के सहयोग करने लगे। तो जाति व्यवस्था के कारण भी ग्रामीण और नगरीय सातत्य होने लगा। फिर उसके पश्चात धार्मिक स्थल, हम धार्मिक यात्रा के लिए जाते हैं, तो हो सकता है कि वो धार्मिक स्थल किसी गांव में हो, या हो सकता है कि किसी शहर में हो, ठीक है। जैसे हम धार्मिक स्थल की बात कर लेते हैं, धार्मिक स्थल की यात्रा के लिए हम कहाँ जाते हैं, काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए वाराणसी चले जाते हैं, जो कि शहर है। वही हम त्र्यंबकेश्वर के दर्शन के लिए कहाँ चले जाते हैं, त्र्यंबकेश्वर चले जाते हैं, श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए, जो कि एक गाँव है। तो क्या हो गया कि हम धार्मिक यात्राओं को पूर्ण करने के लिए धार्मिक स्थलों पर जाते हैं, जो गांव और नगर दोनों स्थानों पे होते हैं। तो नगर का आदमी अपने यहाँ के धार्मिक स्थलों पे भी जाता है, ग्रामीण धार्मिक स्थलों पे भी जाता है, गांव का भी आदमी नगरों के धार्मिक स्थलों पर जाता है, अपने यहाँ के धार्मिक स्थलों पर भी जाता है, जो प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है वहाँ पर। तो धार्मिक स्थल भी क्या करते हैं, ग्रामीण नगरीय सातत्य का कार्य करते हैं, दोनों में संपर्क स्थापित करते हैं। फिर उसके पश्चात शासन प्रशासन। अब शासन प्रशासन के लिए ग्राम पूर्णतः किस पर निर्भर होते हैं, नगरों पर। पूर्णतः तो नहीं कर सकते, फिर भी मुख्य रूप से निर्भर होते हैं नगरों पर। अब ग्रामों की बात करें तो वहाँ पर स्थानीय प्रशासन होगा, स्थानीय शासन होगा, परंतु उसके बाद का जो शासन है उसके लिए, या उसके बाद के प्रशासन के लिए उन्हें कहाँ पे आना होगा, नगरों की ओर आना पड़ेगा, जो क्या करता है, गाँवों का नगरों से संबंध स्थापित करता है। न्यायालय के लिए नगर में आना होगा, पुलिस स्टेशन के लिए नगर में आना होगा, ठीक है। किसी बड़े विभाग में जाने के लिए नगर में आना होगा। फिर उसके पश्चात शिक्षा। अब शिक्षा ये भी गांव को नगर से जोड़ती है। कैसे? अब गांव में 5वीं 8वीं तक की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं हम लोग, हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा 10वीं या 12वीं हो, परंतु उसके बाद की शिक्षा हासिल करने के लिए हमें क्या करना होगा, महानगरों में जाना होगा या नगरों में जाना होगा, क्योंकि हमें कॉलेज में एडमिशन लेना है, कॉलेज में प्रवेश लेना है, महाविद्यालय में प्रवेश लेना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, नगरों की ओर आना होगा। महानगर में जाएंगे तो कम से कम नगर में तो जाएंगे हम परंपरात्मक स्नातक करने के लिए, स्नातकोत्तर करने के लिए। तो शिक्षा भी क्या करती है, ग्राम और नगर के मध्य स्थापित करती है, संपर्क करती है, संपर्क सूत्र का कार्य करती है, ग्राम नगर को एक दूसरे से जोड़ती है। फिर उसके पश्चात रोजगार। अब क्या हो गया कि हमने शिक्षा प्राप्त कर ली, हम ग्राम से हैं, परंतु ग्राम में हमने जिस प्रकार की शिक्षा प्राप्त की है उस शिक्षा के आधार पर हमें रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो हम उसके लिए रोजगार के लिए क्या करते हैं, शहरों की ओर पलायन कर लेते हैं, शहरों की ओर जाते हैं। और हो सकता है कि हम शहरों में स्थायी रूप से रहने लगे, या हो सकता है कि हम अपना रोजगार प्राप्त किया, हमने दिन भर अपना रोजगार, अपने जॉब की, अपना कार्य किया, और शाम को अपने गांव की ओर पलायन करने लगे। और ऐसे ही क्या होता है, जो कारखानों में कार्य करने वाले श्रमिक होते हैं, ये क्या करते हैं कि इनका दायित्व, यदि कच्चा मटेरियल उपलब्ध कराने का हुआ तो ये क्या गांवों से संपर्क करते हैं और गांवों से कच्चा मटेरियल लाकर अपने कारखानों में उपलब्ध करवाते हैं। तो रोजगार क्या हो गया, एक माध्यम हो गया ग्रामीण नगरीय सातत्य का। तो आज हमने देखा ग्रामीण नगरीय सातत्य, जिसमें गांव और नगर एक दूसरे पर निर्भर है, परस्पर, हम कह सकते हैं कि परस्पर उनकी क्या है, ग्राम और नगरों की निर्भरता है, और वे परस्पर एक दूसरे के सहयोगी है। इसके आगे हम अगली कक्षा में देखेंगे।